देवी आप यहाँ? आज का मैंने अपना दंड पूर्ण कर लिया था। जैसे अवसर मिला यहाँ चली आई। मुझे क्षमा करना देवी, मेरे ही कारण ये सब सहन करना पड़ रहा है आपको। नहीं आचार्य, यही मेरी नियति है। ये अत्यंत विषैले सर्पों में से एक है। किसी का भी जीवन समाप्त करना हो तो इसके विष की एक बूंद ही पर्याप्त है। ये देखिए। आचार्य, आप कठिन से कठिन कार्य करने के लिए भी समर्थ है, पर अपने पुत्र को संकट की ओर बढ़ता देखकर भी मैं चुप कैसे बैठूं? अशोक सत्य के समीप पहुंच गया है और मुझे भय इस बात का है कि सत्य अशोक से ज्यादा समय तक छिप नहीं सकता। देवी, सत्य अधिक समय तक छिप कैसे सकता है, ये तो आपको ज्ञात होना चाहिए। और अशोक सत्य के पथ पर निकल पड़ा है। मुझे पूर्ण विश्वास है वो शीघ्र ही सत्य प्राप्त कर लेगा। क्या हम अशोक को रोक नहीं सकते? ये समय भी उचित नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अशोक को ये सत्य मैं स्वयं बताऊं। एक पुत्र को अपने पिता का सत्य माँ से ही पता चलना चाहिए। आचार्य, आप ठीक तो हैं? आप भयभीत क्यों हो रही है देवी? ये सर्प मुझे दंश करे उससे पूर्व उसका संपूर्ण विष मैंने निकाल लिया है। ठीक ऐसी ही परिस्थिति मैं मगध के शत्रुओं की करने वाला हूं देवी। इससे पूर्व कि वो आप पर या अशोक पर आक्रमण करें, मैं उन्हें शक्तिहीन करने वाला हूं। आज पहली बार मैंने अशोक की आंखों में एक व्याकुलता देखी, एक उलझन देखी है, लेकिन उसके साथ ही एक दृढ़ संकल्प भी देखा है। वो सम्राट के पुत्र को ढूंढ निकालने के लिए धरती गगन एक कर देगा और विडंबना देगी। उसे ये पता भी नहीं है कि जिसे वो ढूंढ रहा है सम्राट का पुत्र वो स्वयं है। क्या ये प्रकृति का नियम नहीं कि हम सत्य की खोज में निकल पड़ते हैं और सत्य का साक्षात्कार स्वयं ही हो जाता है? ये क्या कर रही हो? चिता जला रहे हैं आप तीनों के नाम की। क्या हो गया है तुम्हें? इस नौटंकी की क्या आवश्यकता है? व्यर्थ में हम औरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अगर हमें यहाँ एक साथ किसी ने देख लिया तो हमारे लिए और भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आप सबको छोटी छोटी बातों की चिंता है, परंतु जो तूफान हमारी ओर बढ़ रहा है उसका क्या? जिस दिन भी अशोक सम्राट के पुत्र को उनके सामने ले आएगा तो माँ भी पीछे पीछे आ जाएगी, और यदि इस सब में हम सामने आ गए तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अशोक को कुछ नहीं पता है। हमने बिंदुसार को स्वयं पूछा था। अशोक ने इतना बताया है कि एक भट्ट ने उसे ये जानकारी दी है। आप अशोक को कोई साधारण बालक मत समझिएगा। यदि वो हमारी सेना को पार करके हम तक शांति वार्ता की बात करने आ सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो उसने आप सबको मूर्ख बनाया, संभवतः सम्राट को भी। वो कैसे? हमने स्वयं इसके बारे में अशोक को अहंकारा से बात करते हुए सुना है।
उसने गांव में कुछ लोगों के पास संदेश छोड़ा है। उसे लगता है कि सम्राट का पुत्र अवश्य वापस आएगा, और यदि ऐसा हुआ तो ऐसा कुछ नहीं होगा रानी निहारिका। इस बार मैं धर्मा और उसके पुत्र को ढूंढकर खुद अपने हाथों से उसे जलाकर मारूंगा। प्रणाम आचार्य। तुम्हारे प्रथम चरण में तुम सफल हो गए पुत्र। निहारिका को यह संदेह हो चुका है कि तुम कुछ जानते हो। तो अब हमारी अगली चाल क्या है आचार्य? अब तक निहारिका वीर खुरासन को संकेत भी दे चुकी होंगी कि देवी धर्मा का पुत्र शीघ्र ही तुमसे संपर्क करने वाला है। इसलिए मीर खुरासन तुम पर कड़ी दृष्टि रखेगा, तुम्हारी हर एक बात पर दृष्टि रखेगा। तुम कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे भेंट कर रहे हो, सब पर। और हमें मीर खुरासन की इसी बात का लाभ उठाना है, उसे मूर्ख बनाना है। एक ऐसे चक्रव्यूह की रचना करनी है मीर खुरासन को यह ज्ञात ही ना हो जाए कि उस चक्रव्यूह में वो कब प्रवेश कर गया। और मीर खुरासन की यही भूल उसका अंत होगी। मीर के कारण बहुत वर्षों तक भागी है मेरी मां। अब मीर के भागने का समय आ गया। जितना भी मेरी मां ने सहा है उससे कई अधिक मीर खुरासन को सहना पड़ेगा। चलो चलो, शीघ्रता से, रुकना नहीं है। राजकुमारी, आप? मैं यहाँ इनकी सहायता करने आई हूँ। एक दासी की सहायता करना राजकुमारी को शोभा नहीं देता। और आपको भी ये शोभा नहीं देता कि आप एक राजकुमारी को ये बताएं कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आप जाइए यहाँ से। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उचित तो कह रहा था। आप
राजकुमारी है। यदि राजकुमारी नहीं होती तो क्या आप मेरी रक्षा सुशीम से नहीं करती? यदि मैं सम्राट को बता देती कि दोष आपका नहीं सुशीम का था, तो यहाँ आपके स्थान पर सुशीम होता। अर्थात आपको यह दंड मेरी रक्षा करने के लिए और मेरे मौन रहने के कारण मिला है। मैं इसे दंड नहीं समझती राजकुमारी, ये तो परिश्रम है मेरे लिए, और परिश्रम से मुझे सुख मिलता है। तो फिर इस परिश्रम के सुख से आप मुझे क्यों वंचित रखना चाहती हैं? आपने जो भी कहा ना कि आपके लिए दंड नहीं परिश्रम है और इससे आपको सुख मिलता है, इसी बात से मुझे मेरे एक मित्र का स्मरण हुआ। अशोक, अशोक आपकी बातों में उसी का प्रतिबिंब है। आपके विचार बिल्कुल उससे मिलते हैं। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, यदि इतना कुछ सहन करने के बाद भी मैंने अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया है, तो उसका श्रेय भी अशोक को ही जाता है। पहले मैंने उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया था, उसे बहुत अपमानित किया था, फिर भी उसने बार बार मेरी सहायता की है। उसके जैसे मित्र ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। यदि निहारिका ने उस पुत्र के बारे में नहीं बताया, तो इस बात का हमारे लिए क्या महत्व है? उसके पुत्र से हमें क्या लेना देना? अशोक ने अभी तक जो कुछ भी कहा है उसकी पुष्टि तो हुई नहीं है, परंतु कल यदि ये बात प्रमाणित हो जाती है कि सम्राट का और भी एक पुत्र है जो वर्षों से उनसे दूर रह रहा है, तो सोचिए इस बात का महत्व क्या होगा। लेकिन यदि उसके मिलते ही ये सिद्ध हो जाता है कि वो पुत्र भी अपनी मां के साथ षड्यंत्र में सम्मिलित था, तो उसे भी दंड मिलेगा। हमारे लिए इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। परंतु यदि कल ये प्रमाणित हो गया कि वो पुत्र निर्दोष है, तो सम्राट के मन में उसके प्रति उतनी ही अधिक करुणा, उतनी ही अधिक सहानुभूति उत्पन्न हो सकती है कि हो सकता है वो इतने वर्षों की उपेक्षा की क्षतिपूर्ति करने हेतु अपने उस पुत्र को उसकी आवश्यकता से अधिक, उसके अधिकार से अधिक कुछ दे बैठे। वो पहले ही इतने आत्मग्लानि से भरे हुए हैं, भावुक हुए हैं। हो सकता है वो उसे अपना उत्तराधिकारी बना तो आपका क्या सुझाव है? हमें उसे ढूंढना होगा। ये सुनिश्चित करना होगा कि यदि वो सम्राट के समक्ष उपस्थित भी हो जाएं, तो सम्राट उसे मगध का दायित्व सौंपने का विचार भी ना करे। इतने अयोग्य रूप से प्रस्तुत करना होगा हमें उसे सम्राट के समक्ष। और ये दायित्व मैं सुशीम को सौंपूंगी। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है आक्रामक। जिस प्रकार तुमने राजाधिराज को पकड़ा था, उसी प्रकार तुम मेरे पुत्र को भी ढूंढ लाओगे। सम्राट, मैंने रानी धर्मा का पीछा भी किया, किंतु ना जाने वो कहां अदृश्य हो गई। आक्रामक, तुम उस भट्ट के पास जाओ जिससे अशोक मिला था,
संभव है वहां तुम्हें कुछ सूत्र मिल जाए जिसके आधार पर तुम मेरे पुत्र तक पहुंच सको। आक्रामक, यदि तुम्हें लगे कि मेरा पुत्र मुझसे मिलने के लिए इच्छुक नहीं है तो उसे विवश मत करना। उसे नहीं लगना चाहिए कि एक सम्राट ने उसे बुलाया है। मैं उसे एक पिता के रूप में मिलना चाहता हूं। आश्वस्त रहिए, मैं पूरा प्रयास करूंगा। पता नहीं वो कहां होगा, किस अवस्था में होगा। मेरे नाना जी ने मुझे कहा था कि यहाँ रोज आऊं और इसे रोज देखूं ताकि मैं प्रेरित होता रहूं राजा सुशीम को पराजित करके उत्तराधिकारी बनने के लिए। लेकिन अब क्या? मुझे तो ये लगता है कि मेरे उत्तराधिकारी बनने की कोई संभावना ही नहीं है। क्यों नहीं? आप तो राजकुमार सुशीम से कई अधिक योग्य और गुणवान हैं। हाँ, पर इस सिंहासन की स्पर्धा में राजा सुशीम के अलावा मेरा एक और भाई है और वो प्रतिद्वंदी हो गया है। अब मुझे एक को नहीं, दो को पराजित करना है और मुझे ये भय है कि ये संभव नहीं होगा। हाँ, पर ये भी तो संभव है कि आप जो सोच रहे हैं वैसा ना हो। क्या पता आपके इस नए भाई को सिंहासन पर बैठने की कोई इच्छा ही ना हो। क्या पता वो केवल अपने पिता का प्रेम चाहता हो। तुम बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे अशोक। ये सिंहासन की बात है। इस साम्राज्य, इस भारतवर्ष में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का सिंहासन। और जब बात सिंहासन की आए तब कोई भाई अपने भाई का रक्त बहाने से नहीं चुकता है। इसलिए तो मुझे सिंहासन पर बैठने की कोई इच्छा ही नहीं है। तुम्हारे लिए ये कहना सरल है कि तुम राजवंशी नहीं हो। यदि तुमने चाहा भी तो भी इस पर विराजने की कोई संभावना ही नहीं। और जहां ये संभावना है वहां कोई भी व्यक्ति कोई भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार रहता है। यदि तुम राजवंशी होते तो ये समझ पाते। जिस प्रकार एक हाथ की 5 उंगलियां एक समान नहीं होती, वैसे ही हर एक भाई एक समान नहीं होता है। क्या पता आपका ये नया भाई आपको सिंहासन के योग समझकर अपना समर्थन व संरक्षण दे दे। यदि मेरे इस नए भाई में तुम्हारी अच्छाई का एक अंश मात्र भी होना तो मैं उनके लिए खुशी खुशी अपने प्राण दे दूंगा। ये पत्थर किसका है? ये कोई काम का नहीं है, ऐसे ही है। अरे फाड़ क्यों दिया? मैंने कहा ना कोई काम का नहीं है। चलिए आप आइए।
बाजार में मिलेंगे। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.